हेलो स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में अब तक हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ चुके हैं। न्यूक्लिक एसिड के दो पार्ट पढ़े हमने, डीएनए और आरएनए। डीएनए में साथ साथ में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और डीएनए की पैकेजिंग भी बताई गई। डीएनए, आरएनए और न्यूक्लिक एसिड के बाद चैप्टर के अगले हिस्से में आते हैं सर्च ऑफ जेनेटिक मटीरियल, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ की खोज। ये कार्य जो है बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। हमने जो पहला चैप्टर, इससे पहले एक चैप्टर जो पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हम क्लासिकल जेनेटिक्स की बात करते हैं, मेंडल के कार्य, मॉर्गन के कार्य, वहाँ भी जीन और कारक की बात की जाती है। तो करीब करीब वहीं के समानांतर ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक कोशिश बहुत लंबे समय से की जा रही थी, और वो थी आनुवंशिक पदार्थों की खोज। एक्चुअली सजीवों में कोई आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये लगभग मेंडल के कार्यों के बाद हमें लगने लगा। मेंडल ने कहा कि कारक होते हैं। जब उनसे पूछा गया कि कारक किस चीज के बने हैं, तो वो नहीं बता पाए कि ये कारक या जीन किस चीज के बने हैं, लेकिन जिस भी चीज के बने हैं वो उस जीव का आनुवंशिक पदार्थ है। एक तरह से आनुवंशिक पदार्थ वो रासायनिक पदार्थ होता है जिसमें उस जीव की सारी आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित होती हैं। न केवल संग्रहित होती हैं, आवश्यकता अनुसार ये सूचनाएं प्रदर्शित होकर लक्षण भी बनाती हैं, और इसके साथ साथ ये अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित होती हैं। ठीक है, अब ये आनुवंशिक पदार्थ क्या है या कौन सा है, इसकी खोज जारी रही, अलग अलग मॉलिक्यूल, अलग अलग तरीके से। ठीक है, और अंततः विभिन्न प्रमाणों के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आनुवंशिक पदार्थ जीवों का डीएनए है। आश्चर्यजनक रूप से डीएनए वायरस से लेकर मानव तक, चाहे कैसे भी और कितने भी अलग अलग तरह के जीव हैं, डीएनए सबका एक जैसा होता है। ये बड़ी आधारभूत समानता सब में होती है, और इसी डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित होती हैं, और यही सजीवों का आनुवंशिक पदार्थ भी है। आखिर हमें ये कैसे मालूम चला कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ? न्यूक्लिक अम्ल के बाद हम इस हिस्से पर इसीलिए आ रहे हैं कि इसी के बाद चैप्टर का अगला हिस्सा आगे बढ़ेगा। तो जेनेटिक मटेरियल की सर्च कैसे ढूंढा गया, कैसे क्या खोज हुई। ठीक है, और देखिए, जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ को खोजने से पूर्व सबसे पहले तो उसकी प्रॉपर्टीज, गुणधर्म तय किए गए कि आखिर एक आनुवंशिक पदार्थ में क्या होना चाहिए, हम एक आनुवंशिक पदार्थ से क्या चाहते हैं। उसके आधार पर हमने उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड की कि भाई उस आनुवंशिक पदार्थ में ये चीजें होनी चाहिए, और फिर उन प्रॉपर्टीज के आधार पर ढूंढना शुरू किया कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो हमारी इन प्रॉपर्टीज पर खरा उतरता हो, और वही आनुवंशिक पदार्थ होगा। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, इस पर भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर इसके आधार पर हम डीएनए तक कैसे पहुंचे। ठीक है, डीएनए के फेवर में कुछ हमें प्रायोगिक प्रमाण भी मिलते हैं। एनसीईआरटी में हमें 3 अलग अलग लोगों के एक्सपेरिमेंट्स के प्रमाण दिए हैं, जिनसे ये साबित होता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो सबसे पहले तो आनुवंशिक पदार्थ को अगर हम परिभाषित करें कि आनुवंशिक पदार्थ क्या चीज है, तो आनुवंशिक पदार्थ देखिए क्या है, वह रासायनिक पदार्थ जो आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण करे, ठीक है, उसके बाद आवश्यकता अनुसार उसका प्रदर्शन करे और अगली पीढ़ी में स्थानांतरण करे, उसे हम आनुवंशिक पदार्थ कहें। 3 आधारभूत बातें तो होनी चाहिए, आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रह करे, प्रदर्शन करे और अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करे। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ सभी सजीवों में पाया जाएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से पाया जाएगा, एवं उसमें कुछ विशिष्ट प्रॉपर्टीज भी होंगी, उसमें कुछ विशिष्ट गुणधर्म, कुछ विशिष्ट प्रॉपर्टीज भी होंगी। ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, फिर उसके आधार पर हम कैसे आनुवंशिक पदार्थ ढूंढेंगे, उसी पर आगे चलते हैं। यहाँ कुछ 7-8 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं। ठीक है, ये आनुवंशिक पदार्थ में होनी चाहिए, मतलब आनुवंशिक पदार्थ पता लगने से पहले हमने ये प्रॉपर्टीज तय कर ली, इसी के आधार पर फिर उसे ढूंढा भी गया। ठीक है, क्या क्या चीज, कि आनुवंशिक पदार्थ सजीव की सारी कोशिकाओं में होना चाहिए और लगभग समान मात्रा में भी होना चाहिए। तो पहली जरूरत की चीज क्या है कि वो समस्त कोशिकाओं में होना चाहिए और लगभग समान मात्रा में होना चाहिए। जब अगर एक जीव का आनुवंशिक पदार्थ है तो उसके हर सेल में मिलना चाहिए और करीब करीब सेम अमाउंट में मिलना चाहिए। तो पहली आधारभूत जरूरत तो ये। दूसरा, आनुवंशिक पदार्थ ऐसा रासायनिक मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसमें अच्छी खासी विविधता हो। ठीक है, वर्सेटाइल हो, डाइवर्सिटी अच्छी हो, उसमें विविधता हो, और उसमें हम हजारों जीन की सूचनाएं संग्रहित कर सकें। आनुवंशिक सूचनाएं बहुत सारी हैं, अलग अलग जीव, उनके अलग अलग जीन हैं, अलग अलग तरह की आनुवंशिक सूचनाएं हैं। तो ऐसे केस में
इसमें अत्यधिक विविधता होनी चाहिए, अच्छी खासी वर्सेटाइल या वैरायटी डाइवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम उसमें अलग अलग प्रकार के लक्षणों की आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित कर पाए। तो उसमें विविधता अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज जो है वह रासायनिक रूप से और संरचनात्मक रूप से स्टेबल होना चाहिए। मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो। ठीक है, ये स्थायित्व तो बहुत जरूरी है। अगर स्टेबल नहीं होगा और वो बदलता रहेगा या नष्ट हो जाएगा तो आनुवंशिक सूचनाएं भी तो नष्ट हो जाएंगी। तो वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। और इसीलिए आपको डीएनए आरएनए के कंपैरिजन में भी हमने बताया था और अभी आगे भी बताएंगे कि यहाँ स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी होती है। तो स्टेबल होना चाहिए, तभी आनुवंशिक सूचनाएं सुरक्षित रहेंगी। उसके साथ साथ वह आनुवंशिक सूचनाओं का कोड के रूप में संग्रहण कर सके। उसमें आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित होनी चाहिए। ठीक है, और वो भी कोडेड रूप में संग्रहित होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं रखी जा सके। फिर उसके बाद वह आवश्यकता अनुसार इन सूचनाओं का प्रदर्शन करे और लक्षण निर्माण करे। ठीक है, सूचनाएं संग्रहित भी करे, फिर प्रदर्शित। तीन चीजें मैंने आपको बताई है कि संग्रह करे, प्रदर्शित करे और स्थानांतरण करे। ये तो होना ही चाहिए। तो वह संग्रह भी करे, सूचनाओं का प्रदर्शन करके लक्षण बनाए और आनुवंशिक सूचनाओं का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण भी करे, जिसको हम कहते हैं वंशानुगति। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हुआ। ये स्टोरेज मतलब आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण, स्टोरेज। ठीक है, आनुवंशिक सूचनाओं का प्रदर्शन, जीन एक्सप्रेशन और लक्षण निर्माण, एक्सप्रेशन हो, और अगली पीढ़ी में स्थानांतरण यानी कि इनहेरिटेंस, वंशानुगति। तो वो वंशानुगति भी प्रदर्शित करे। तो ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तीन जरूरी चीजें ये भी होनी चाहिए। उसके बाद दो और बातें। पहली चीज, वो अपने स्वयं की प्रतिकृति बना सके, वो अपने स्वयं की कॉपी या रिप्लिका बना सके, अर्थात रिप्लिकेशन कर सके, प्रतिकृतिकरण। वो प्रतिकृति बना सके, उसकी कॉपी बना सके, एग्जैक्ट कॉपी, क्लोन जिसको कहते हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ वो पदार्थ होना चाहिए जिसमें खुद की कॉपी करने की क्षमता है, जिसको हम प्रतिकृतिकरण, रिप्लिकेशन कहते हैं। रिप्लिका मतलब क्लोन, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी बने। ऐसा इसलिए तभी तो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर पाएगा। अगली पीढ़ी में सूचना बिना किसी बदलाव के भेजी जाती, तो ये अपनी कॉपी करेगा तभी तो आगे भेजेगा। तो उसमें ये क्षमता जरूर होनी चाहिए। उसके बाद उसमें धीमी दर से परिवर्तन होने की क्षमता भी होनी चाहिए। धीरे धीरे से ही थोड़ा थोड़ा परिवर्तित भी होता रहे। उस परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। उसमें म्यूटेशन की क्षमता भी होनी चाहिए। देखिए, बदलाव इसलिए जरूरी है कि कोई भी आनुवंशिक सूचना किसी जीव की जो बन गई, अब वही हमेशा चलेगी ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा वातावरण बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, तो जीव को भी बदलना पड़ता है। और जीव तभी बदल पाएगा जब उसके आनुवंशिक पदार्थ में बदलाव हो। और इसी बदलाव को तो हम इवोल्यूशन, उद्विकास कहते हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ में धीमी दर से, कभी कभार विरल रूप से म्यूटेशन भी होना चाहिए, जिससे कि नए नए लक्षण बन सके, पुराने लक्षणों में परिवर्तन होकर कुछ नया बने। चाहे वो अच्छा बने, खराब बने, वो चयन द्वारा बाद में छांट लेंगे, लेकिन परिवर्तन होने की गुंजाइश तो होनी चाहिए। तो उसमें परिवर्तन की क्षमता अर्थात म्यूटेशन होना चाहिए। वो अपनी कॉपी बना सके, यानी कि वो रिप्लिकेशन भी कर सके। ठीक है, और साथ साथ में आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण, प्रदर्शन और अगली पीढ़ी में स्थानांतरण भी कर सके। पदार्थ रासायनिक और संरचनात्मक रूप से स्टेबल हो, उसमें अत्यधिक विविधता हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं संग्रहित कर सकें और जीव की प्रत्येक कोशिका में मिले। ये हमने कुछ इसकी 8 अलग अलग प्रॉपर्टीज निकाली। हम जो भी आनुवंशिक पदार्थ चाहते हैं, उस आनुवंशिक पदार्थ में ये सारी बातें होनी चाहिए। अब इन सारी प्रॉपर्टीज के आधार पर सोचा गया कि कौन आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है। जिस प्रकार की ये प्रॉपर्टीज हैं, एक तो प्रॉपर्टीज सारी ध्यान रखिएगा, और जिस प्रकार की गुणधर्म है, उससे एक बात तो तय हुई कि कोशिका का कोई वृहद अणु, कोई मैक्रोमोलिक्यूल ही आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य कर सकता है। किसी छोटे मोटे माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर ये संभव नहीं है कि वो इतनी सारी चीजें शो करे। ठीक है, और इन प्रॉपर्टीज के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आनुवंशिक पदार्थ कोई वृहद अणु, मैक्रोमोलिक्यूल होना चाहिए। और हमारी कोशिकाएं के जो वृहद अणु हैं, उनमें हमने अगर नाम लिखे तो एक कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, यही कुछ मैक्रोमोलिक्यूल है। हमारी नजर में मुख्य रूप से यही आए। तो अब इन्हीं में से कोई आनुवंशिक पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, उधर इसी दौरान जब मेंडल और मॉर्गन के कार्य समानांतर चल रहे थे, और मॉर्गन के ठीक पहले
ये दो वैज्ञानिक सटन एंड बोवरी ने गुणसूत्री सिद्धांत दिया था वंशानुगति का, पिछले चैप्टर में पढ़ाया भी जाता है। वंशानुगति के गुणसूत्री सिद्धांत में ये साफ साफ कहा गया कि मेंडेलियन कारक कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों पर होते हैं और गुणसूत्रों पर ये आनुवंशिक सूचनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ती है, प्रदर्शन भी होता है, सब होता है। अगर कारक या जीन गुणसूत्र पर हैं, और हम रासायनिक रूप से जानते हैं कि गुणसूत्र में दो ही चीजें होती हैं, डीएनए और प्रोटीन, तो इसका मतलब हमारा आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए है या प्रोटीन है। ठीक है, तो स्वतः ही बाकी बायोमोलिक्यूल का दावा खत्म हो गया। ठीक है, सटन एंड बोवरी ने द्वारा जो वंशानुगति का गुणसूत्री सिद्धांत दिया गया, जिसमें जीन और कारक गुणसूत्रों पर बताए गए और गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है ये रेस से बाहर हो गया। ठीक है, प्रोटीन और डीएनए बचा। आरएनए की जहां तक बात है, आरएनए के बारे में वैसे भी हम जानते हैं कि ये काफी अनस्टेबल होता है, ये काफी अनस्टेबल होता है और बहुत ही सक्रिय होता है। तो जितना ये अनस्टेबल और सक्रिय है, इस वजह से आरएनए का भी आनुवंशिक पदार्थ होना उचित नहीं लगता। एक आनुवंशिक पदार्थ को हमने कहा था कि वो स्टेबल होना चाहिए, कम सक्रिय होना चाहिए। आरएनए उल्टा है। हालांकि हम आपको आगे जाके बताएंगे कि प्रकृति में जब आनुवंशिक पदार्थों का निर्माण हुआ तो पहले तो आरएनए ही बना था, बट आरएनए बनने के बाद प्रकृति को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि आरएनए में तो दिक्कत है, बड़ा अनस्टेबल है, बड़ा रिएक्टिव है। तो फिर बाद में प्रकृति ने आरएनए से डीएनए की उत्पत्ति की और अब डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। फिलहाल तो खैर हमारे पास अब दो कैंडिडेट बच गए कि या तो प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए। अब प्रोटीन होगा या डीएनए होगा, ये जद्दोजहद बहुत लंबे समय तक चली और कई प्रकार के प्रयोग हुए। अलग अलग प्रयोगों के आधार पर अंततः निष्कर्ष यही निकला कि भी प्रोटीन नहीं, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रमाणों के आधार पर डीएनए को ही आनुवंशिक पदार्थ माना गया। ये प्रमाण कौन कौन से थे, उसमें हम 3 अलग अलग प्रयोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो हमें एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई, अगर आप उन प्रॉपर्टी को डीएनए और प्रोटीन दोनों पर लागू करें तो आप देखिएगा 8 में से 6 प्रॉपर्टीज तो दोनों पर चलती है। जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि शरीर की सारी कोशिकाओं में होना चाहिए, तो दोनों सारी कोशिकाओं में मिलते हैं। अत्यधिक विविधता होनी चाहिए, तो दोनों में खूब विविधता मिलती है। ठीक है, दोनों ही आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रह भी कर सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं और अगली पीढ़ी में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बस ऐसी दो ही चीजें ऐसी रही जहां प्रोटीन डीएनए से पिछड़ गया, और वो था एक तो रिप्लिकेशन। ठीक है, स्वयं की प्रतिकृति बनाना। डीएनए में ये काम होता है, प्रोटीन में नहीं होता। और म्यूटेशन, परिवर्तन, ये काम भी प्रोटीन में नहीं होता, डीएनए में होता है। इन दो चीजों से मुख्य रूप से प्रोटीन रेस में पीछे रह गया और भी कई प्रमाणों के आधार पर अंततः डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ माना गया। समझ में आ गई बात। अब ये प्रमाण कौन कौन से हैं, एक एक करके लेते हैं। हम यहाँ पर 3 प्रमाण लेंगे। सबसे पहले प्रमाण की बात करेंगे ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग से प्रमाण। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है रूपांतरण। और जब हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं, मोनेरा पढ़ते हैं, तो वहां बैक्टीरिया के जनन विधियों में एक विधि बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की खोज ग्रिफिथ ने ही की थी। रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया का एक प्रॉपर्टी है, जिसमें बैक्टीरिया में एक क्षमता पाई जाती है जिसके द्वारा वह बाहर पड़े हुए डीएनए को उठा लेता है, अपने अंदर ले लेता है। बैक्टीरिया में कभी कभी ये क्षमता आती, बैक्टीरिया में ये क्षमता पाई जाती है कि अपने आसपास उपस्थित डीएनए को वो उठा के अंदर ले लेता है। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की है और यहीं से आनुवंशिक पदार्थ के बारे में कुछ जानकारी मिलती है जो आगे के प्रमाणों में स्पष्ट होती हैं। ठीक है, ग्रिफिथ एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, बल्कि एक डॉक्टर थे ये। ठीक है, और ये एक रोग पर काम कर रहे थे, निमोनिया। ठीक है, ब्रिटेन के थे ये SF ग्रिफिथ, ये निमोनिया रोग पर अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, 1928 के आसपास का उनका ये प्रयोग है और अपने अध्ययनों में उन्होंने एक चीज निष्कर्ष निकाला कि निमोनिया रोग बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया की पहचान की गई तो बैक्टीरिया का जो नाम मिला वो था डिप्लोकोकस निमोनी। हालांकि इस बैक्टीरिया के 2 और नाम हैं। इसी बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या न्यूमोकोकस निमोनी भी कहते हैं। ये तीनों एक ही बैक्टीरिया के हैं। उस बैक्टीरिया के 3 नाम, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस या न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस। तो ये रोग बैक्टीरिया से होता है। ग्रिफिथ तो वास्तव में इस रोग का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने रोगी व्यक्तियों के शरीर से इस बैक्टीरिया को पृथक किया और प्रयोगशाला में उसका संवर्धन किया। जब ग्रिफिथ ने इनका संवर्धन किया तो उन्होंने देखा कि संवर्धन माध्यम पर
उन्हें इस बैक्टीरिया के दो स्वरूप प्राप्त हुए। ठीक है, उन्होंने इस बैक्टीरिया का संवर्धन किया और संवर्धन में उन्हें इस बैक्टीरिया के दो स्वरूप, दो प्रभेद, दो स्ट्रेन प्राप्त हुए। दो प्रकार के बैक्टीरिया मिले। बैक्टीरिया देखिए संवर्धन माध्यम पर जब वृद्धि करता है, इनको प्लेट में उगाया जाता है, माध्यम रखा जाता है और उस पर ये छोटी छोटी कॉलोनी के रूप में विकसित होते हैं। एक एक बैक्टीरिया तो आंखों से दिखता ही नहीं। बैक्टीरिया विभाजित हो करके एक समूह बना देता है और वो समूह हमें दिखता है और वो समूह कॉलोनी कहलाता है। बैक्टीरिया की इन्हीं कॉलोनी के आधार पर ही हमें दिख गया कि ये एक नहीं दो प्रकार है। बैक्टीरिया के दो स्वरूप मिले और उनकी कॉलोनी के करैक्टर के आधार पर ही ये दो स्वरूप बताए गए, एक एस टाइप और एक आर टाइप। एक्चुअली हुआ ये कि जब संवर्धन किया गया तो इस बैक्टीरिया के जो कॉलोनीज जो बनी तो देखा गया कुछ कॉलोनी तो बिल्कुल चिकनी सतह वाली स्मूथ थी और कुछ खुरदरी सतह वाली थी। उसी से लग रहा है कि बैक्टीरिया के दो स्वरूप हैं। जो चिकनी सतह वाली स्मूथ कॉलोनी बनाता है उसको तो नाम दे दिया गया एस टाइप यानी कि स्मूथ प्रकार, और जो खुरदरी कॉलोनी बनाता है उसे रफ टाइप या आर प्रकार कहा गया। तो एस टाइप आर टाइप दो प्रकार के बैक्टीरिया रहे। इन दोनों में अंतर क्या है ये भी देखा गया। तो इन दोनों के बाकायदा स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देखा गया तो पता चला कि जो बैक्टीरिया संवर्धन माध्यम में चिकनी सतह वाली स्मूथ कॉलोनी बनाते हैं वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन बैक्टीरिया के चारों ओर उसकी कोशिका भित्ति के भी बाहर की तरफ श्लेष्मा का एक आवरण पाया जाता है। जब आप बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो आवरण बताए जाते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल और उसके बाहर फिर कई बार म्यूसिलेज का आवरण और थोड़ा या फिर और मोटा आवरण हो सकता है जिसको हम संपुट या कैप्सूल कहते हैं। तो श्लेष्मा आवरण, स्लाइम लेयर जिसको कहते हैं म्यूसिलेज का आवरण, या फिर और मोटा हो जाता है तो कैप्सूल। ये एक सुरक्षात्मक आवरण होता है बैक्टीरिया का। देखिए जब बैक्टीरिया किसी परजीवी, बैक्टीरिया कई बार परजीवी है और जब वो अपने परपोषी होस्ट के अंदर शरीर में जाते हैं तो बैक्टीरिया, अब जैसे हमारे शरीर में भी अगर बैक्टीरिया आ जाए, हम खाना खाते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया साथों में चले जाते हैं, तो हमारे पाचन तंत्र में ऐसे एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का पाचन करके उसको मार देते हैं। एक बढ़िया एग्जाम्पल है लाइसोजाइम। ठीक है, तो जिन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के बाहर कोई और सुरक्षात्मक आवरण नहीं है तो वो होस्ट की शरीर के अंदर जाकर नष्ट हो जाता है, उसका पाचन हो सकता है, या होस्ट या परपोषी के शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली वो उसको नष्ट कर देती है। ठीक है, इसलिए बैक्टीरिया अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण और ओढ़ लेता है। ये श्लेष्मा का आवरण हो सकता है या संपुट का मोटा आवरण हो सकता है। तो जिस बैक्टीरिया के चारों ओर श्लेष्मा मिलेगा वो चिकनी सतह का दिखेगा और साथ साथ में जब वो परपोषी होस्ट के शरीर में जाएगा तो होस्ट का शरीर भी उसको मार नहीं पाएगा और वो जाकर के जीवित रहेगा। और जब बैक्टीरिया शरीर में जाकर जीवित रहता है तभी वो विभाजन करता है, अपनी एक्टिविटी करता है और तभी व्यक्ति को बीमारी करता है, बीमार पड़ता है व्यक्ति। अगर बैक्टीरिया हमारे शरीर में गया और मर गया तो हमें कोई रोग नहीं होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जो आवरण वाले ये बैक्टीरिया जिसको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं ये ज्यादातर रोगजनक होते हैं, और जो बिना कैप्सूल वाले होते हैं, केवल सेल वॉल होती है, वो रोग पैदा नहीं कर पाते। ये तो बैक्टीरिया की मैंने आधारभूत बातें बताई। अब आप देखिए एस टाइप जो है संवर्धन माध्यम पर चिकनी सतह वाली कॉलोनी बनाता है और इसमें बैक्टीरिया के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है और श्लेष्मा के आवरण की वजह से ये रोग कारक होता है जिसको हम वायरुलेंट या पैथोजेनिक भी कह सकते हैं, और ये न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है मानव में, बाकी जीवों में। ठीक है, इधर क्या रफ क्यों है? क्योंकि ये खुरदरी सतह वाली कॉलोनी बनाता है, चारों ओर कोई श्लेष्मा का आवरण नहीं पाया जाता। ठीक है, और इसलिए इससे कोई रोग नहीं होता है, रोग कारक नहीं है, ये एवायरुलेंट या नॉन पैथोजेनिक होता है। तो एस टाइप वाले से रोग हो रहा है, आर टाइप वाले से रोग नहीं हो रहा। ये उन्होंने बाकायदा कंफर्म भी किया है। पहले तो उन्होंने संवर्धन माध्यम पर कॉलोनी देखी तो स्मूथ और रफ दिखी। ये तो मैंने आपको यही लिख दिया कि ये रोग कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। ग्रिफिथ को कैसे पता चला? उन्होंने तो चूहे पर प्रयोग किया है और चूहे पे प्रयोग के आधार पर उन्होंने आर और एस का अंतर बताया और यहाँ उनको एक विशेष बात भी मिली जिससे उनको ट्रांसफॉर्मेशन की उन्होंने खोज करी। अब देखो ये रोग कारक है और ये नहीं है, इसका प्रमाण कैसे मिला? तो उन्होंने चूहों पर अपने कुछ प्रयोग किए थे। उनके देखिए एक्सपेरिमेंट क्या क्या थे। 4 स्टेप का उनका एक्सपेरिमेंट था। सबसे पहले उन्होंने एस टाइप का बैक्टीरिया लिया और उसे चूहे में इंजेक्ट किया। वहीं समानांतर उन्होंने एक आर टाइप का बैक्टीरिया लिया और उसको भी चूहे में प्रवेश करा। तो 2 अलग अलग चूहों में एक को आर टाइप और एक को एस टाइप बैक्टीरिया डाल दिया गया। फिर उन्होंने देखा कि जिसको एस टाइप बैक्टीरिया दिया गया उसके अंदर निमोनिया रोग हुआ, बट जिसमें आर टाइप बैक्टीरिया दिया गया उसे कोई रोग नहीं हुआ। ठीक है,
और जिसमें एस टाइप बैक्टीरिया दिया गया वो अल्टीमेटली न्यूमोनिया की वजह से मर गया, लेकिन आर टाइप वाला चूहा जीवित रहा। और जो चूहा मर गया उसके मृत शरीर से, मृत चूहे से एस टाइप के बैक्टीरिया भी प्राप्त हुए, जबकि जो जीवित रहा इसके अंदर कोई बैक्टीरिया प्राप्त नहीं हुए। अर्थात एस टाइप वाला शरीर में गया और उसने बकायदा जीवित रहा और उसने रोग उत्पन्न किया, उस रोग से चूहे की मृत्यु हो गई, शरीर में एस टाइप बैक्टीरिया भी मिले। आर टाइप बैक्टीरिया जब चूहे के शरीर में डाला गया तो चूहे के अंदर जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उन्होंने आर टाइप बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया, इसलिए चूहे को कोई रोग नहीं हुआ और चूहे में कोई बैक्टीरिया बाद में दिखे भी नहीं। तो इससे पता चल रहा पहले दो स्टेप से कि एस टाइप बैक्टीरिया रोगजनक है जबकि आर टाइप बैक्टीरिया रोगजनक नहीं है। अब उन्होंने कुछ और प्रयोग किए। अगले दो प्रयोग बड़े विशिष्ट हैं। अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया एस टाइप बैक्टीरिया हीट किल्ड लिया गया। अर्थात क्या हुआ, हीट किल्ड का मतलब क्या हुआ कि ये जो एस टाइप का संवर्धन था इसको प्रणाली को लिया और उसको अच्छे से गर्म कर लिया। अब आप देखिए किसी भी संवर्धन माध्यम को जब आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर कोई भी कोशिका नष्ट हो जाती है। तो उन्होंने एस टाइप के संवर्धन को गर्म किया अच्छे से और गर्म करने के बाद उसे चूहे में इंजेक्ट किया। अब इन्होंने देखा कि चूहे में कोई रोग ही नहीं हुआ, कोई रोग नहीं हुआ, चूहा जीवित रहा और चूहे में किसी प्रकार के बैक्टीरिया भी नहीं मिले। जिस एस टाइप बैक्टीरिया की वजह से रोग हो रहा था और ये मृत्यु के बाद एस टाइप बैक्टीरिया मिल रहे थे, गर्म करने के बाद जब डाला गया तो चूहे में रोग नहीं हुआ, चूहा मरा भी नहीं और कोई बैक्टीरिया नहीं मिले। अर्थात गर्म करने से, हीट करने से एस टाइप बैक्टीरिया मर गए। ये तीसरा प्रयोग रहा। अब उन्होंने एक और खास बात काम की। अब क्या देखो, आर टाइप बैक्टीरिया से भी कोई रोग नहीं हो रहा और गर्म करने वाला हीट किल्ड एस टाइप से भी रोग नहीं हो रहा। अपने चौथे प्रयोग में उन्होंने क्या किया, आर टाइप और हीट किल्ड एस टाइप को मिला दिया। ठीक है, आर टाइप और हीट किल्ड एस टाइप इन दोनों को मिला दिया और दोनों को मिलाकर के चूहे में भेज दिया। अब इन्होंने इसको चूहे में डाल दिया। देखिए आर टाइप से भी कोई रोग नहीं हो रहा और हीट किल्ड एस टाइप से भी नहीं हो रहा। ठीक है, दोनों को मिलाकर चूहे में डाला, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अब यहाँ चूहे में निमोनिया रोग हुआ और अंततः चूहे की मृत्यु हो गई। ये उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब आर टाइप बैक्टीरिया अलग से भी कोई रोग पैदा नहीं कर रहा, हीट किल्ड एस टाइप से भी रोग नहीं हो रहा, तो दोनों को मिलाकर अगर चूहे में डाल दिया तो रोग हो गया और रोग भी हुआ और चूहे की मृत्यु भी हो गई। उस चूहे के शरीर में से, जो मृत शरीर था, उसमें से एस टाइप बैक्टीरिया प्राप्त हुए। ये और खास बात है कि उसमें से कौन से बैक्टीरिया मिले, एस टाइप। तो एस टाइप बैक्टीरिया वो तो जीवित बैक्टीरिया है, तो एस टाइप बैक्टीरिया कहां से आ गए? यहाँ जो है जीवित बैक्टीरिया कौन सा था, आर टाइप। हीट किल्ड मतलब वो एस टाइप तो मर चुका था। अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि जो बैक्टीरिया मर गया वो वापस पुनर्जीवित हो गया, नहीं। और अगर अंत में जीवित एस टाइप बैक्टीरिया मिल रहे हैं, इधर तो आर टाइप थे, इसका मतलब यही आर टाइप बैक्टीरिया एस टाइप में बदले, और कोई तरीका और कोई रास्ता भी नहीं। तब उनको लगा इस चौथे प्रयोग में कि कहीं ना कहीं आर टाइप बैक्टीरिया एस टाइप में परिवर्तित हुआ। वो भी कैसे हुआ होगा, क्योंकि जिस इन दोनों को मिक्स किया गया तो आर टाइप बैक्टीरिया के चारों ओर मृत एस टाइप बैक्टीरिया की कोशिका की चीजें थी। जब आपने इसको उबाल दिया था तो कोशिकाएं मर गई, कोशिकाएं फट गई, तो कोशिकाओं की चीजें, कोशिकीय पदार्थ बिखरा हुआ था और उसमें आर टाइप बैक्टीरिया भी वृद्धि कर रहा, दोनों को मिला दिया अपन ने। अब क्या हुआ, आर टाइप बैक्टीरिया ने आसपास बिखरे हुए मृत एस टाइप के पदार्थों में से कुछ तो इसने ग्रहण किया, जिसकी वजह से उसके अंदर भी श्लेष्मा बन गई और वो एस टाइप में बदल गया। अब किसी चीज को ग्रहण करने से उसमें एक नया लक्षण आ गया श्लेष्मा का, ठीक है। और लक्षण तो रहता, लक्षण की सूचनाएं किसमें होती है, आनुवंशिक पदार्थ में। तो ग्रिफिथ ने यही अंदाजा लगाया कि इसने कुछ तो लिया, समथिंग हैज बीन टेकन, और जो चीज इसने ली उसमें श्लेष्मा बनाने की सूचना थी, और क्योंकि लक्षणों की सूचना थी तो शायद इसने जो लिया वो आनुवंशिक पदार्थ था। हालांकि ग्रिफिथ कभी भी ये बता नहीं पाए कि ये पदार्थ कौन सा था, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ तो इसने लिया, और जिस पदार्थ को लिया उसने उनका नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, और वो परिवर्तित हो गया। इस परिवर्तन को कहा गया रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। और उन्होंने बैक्टीरिया की एक नई प्रॉपर्टी हमें बताई कि बैक्टीरिया अपने आसपास पड़ी हुई चीजों को कई बार उठा के अपने अंदर ले लेता है, इससे उसमें बदलाव भी आ जाते हैं। तो पहले तो ये 4 स्टेप का उनका एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए। इसमें जो विशेष आश्चर्यजनक बात है वो चौथे स्टेप में ही है कि जिन दोनों से रोग नहीं हो रहा था उनको मिलाकर जब डाला गया तो रोग हो गया और एस टाइप बैक्टीरिया भी मिला।
इससे ग्रिफिथ के इस पूरे प्रयोग का निष्कर्ष देखिए क्या रहा। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या रहा कि चौथी स्टेप में देखिए, ये जो चौथी स्टेप थी इसमें आर टाइप बैक्टीरिया ने हीट किल्ड एस टाइप के मृत पदार्थों से, जो उसके मृत पदार्थ थे, इससे कुछ ग्रहण किया, ठीक है, और इससे वो आर एस टाइप में परिवर्तित हो गया। इसने कुछ तो लिया जिससे वो एस टाइप में परिवर्तित हो गया। इस प्रक्रिया को रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। और ये तो अब तो अच्छी तरह से ज्ञात है कि बैक्टीरिया वाकई में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और इस तरह की चीज होती है। अब लेकिन उसने लिया क्या, ये कुछ क्या लिया गया ये ज्ञात नहीं था, पता नहीं था। इस पदार्थ को इसे कहा गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग पदार्थ कहा गया, ठीक है। ये पदार्थ क्या है वो नहीं बता पाए, इसकी रासायनिक प्रकृति वो नहीं बता पाए। ग्रिफिथ से पूछा गया कि भाई अगर इसने कुछ लिया तो क्या लिया जरा बताओ, तो ग्रिफिथ इसकी रासायनिक प्रकृति नहीं बता पाए, ठीक है। लेकिन ये तय बात थी कि ये ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस निश्चित रूप से आनुवांशिक पदार्थ रहा होगा, तभी उसने उसमें एक नए लक्षण श्लेष्मा निर्माण का कार्य किया कि आनुवांशिक पदार्थ होना चाहिए। ग्रिफिथ का प्रयोग यहीं तक था, ठीक है। ग्रिफिथ कभी भी अपने इस पदार्थ की प्रकृति नहीं बता पाए। ग्रिफिथ के प्रयोगों से कई और सवाल भी उठे कि इस रूपांतरण में चूहे का क्या काम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चूहे के शरीर में कुछ हो रहा हो जिसकी वजह से बदला, ठीक है। और इस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति क्या है, ये कुछ क्वेश्चन आए। और आने वाले विगत सालों में फिर आगे कुछ और काम इस एक्सपेरिमेंट के आगे हुए। जल्दी ही ये स्पष्ट हो गया कि चूहे का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये तो उन्होंने चूहे में इंजेक्ट करके कराया। बाद में वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में ही, परख नली में ये काम कर लिया। परख नली में उन्होंने आर टाइप का कल्चर बैक्टीरिया लिया और उसमें मृत एस टाइप मिला दिया और दोनों को रख दिया। तो लोगों ने देखा, वैज्ञानिकों ने, कि आर टाइप और एस टाइप को मिला के रखने से भी कुछ ही दिनों में हमें उस परख नली में एस टाइप के बैक्टीरिया वृद्धि करते हुए दिख जाते। अर्थात आर से एस का रूपांतरण के लिए चूहे में डालना जरूरी नहीं है, ये रूपांतरण परख नली में भी हो सकता है, ठीक है। अब ये पदार्थ कौन सा है ये जरूर पता नहीं चला। थोड़ा समय और चलता रहा। बाद में लोगों ने एक और कार्य देखा कि हम इसको गर्म करके और फिर मिला रहे हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर आप आर टाइप के संवर्धन में एस टाइप बैक्टीरिया का जीव द्रव्य डाल दें, कोशिका को तोड़ के जीव द्रव्य निकाल लो, गर्म करने की भी जरूरत नहीं है। एस टाइप बैक्टीरिया का जीव द्रव्य भी आर टाइप बैक्टीरिया की संवर्धन में मिला दें तो भी आर वाला एस में बदल जाता है। प्रोटोप्लाज्म मिला देने से, जीव द्रव्य मिलाने से भी काम हो रहा है। ऐसी कई चीजें बाद में पता चली। 1944 में आकर 3 वैज्ञानिक, एवरी, मैक्लॉयडी, मैककार्टी, इन्होंने अपकेंद्रण तकनीक की मदद से ग्रिफिथ के इस ट्रांसफॉर्मिंग पदार्थ की रासायनिक प्रॉपर्टी बताई। उन्होंने पहचाना कि ये क्या चीज थी, ठीक है। अगला प्रमाण हमें इसी की सततता में आगे मिलता है और वो है एवरी, मैक्लॉयड, मैककार्टी के प्रयोग से प्रमाण। इनके एक्सपेरिमेंट से एवरी, मैक्लॉयड, मैककार्टी 1944। 1928 का ग्रिफिथ का प्रयोग और 1944 का इनका प्रयोग, इस बीच में और भी छोटे छोटे कार्य होते रहे। मुख्य मुख्य स्टेप्स ले रहे हैं, मुख्य मुख्य प्रयोग ले रहे हैं। इन्होंने ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग पदार्थ की जैव रासायनिक प्रकृति ज्ञात की। इन्होंने बताया कि आखिर वो पदार्थ कौन सा था। इनके अनुसार ये पदार्थ डीएनए होता है। इन्होंने इसकी पहचान की कि पदार्थ डीएनए है और इसीलिए डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होना चाहिए। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है ये बात बताई। हालांकि इनके प्रयोग में भी कुछ प्रश्न रहे, बाकी इन्होंने एक बार को ये तय कर दिया, बता दिया कि डीएनए ही है, ठीक है। इन्होंने जो है अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक का उपयोग किया। सेंट्रीफ्यूगेशन वैज्ञानिक तकनीक है, वैसे तो हमारे घरों में ये प्राचीन समय से काम आ रही। जैसे आप देखिए, छाछ बिलोई जाती है, किसी भी चीज को तेजी से जब हम घुमाते हैं तो उसके उस तरल द्रव में जो भी पदार्थ होता है वो अपने अवसादन गुणांक और अपने घनत्व के आधार पर लेयर में अलग हो जाता है। जब छाछ को फेंटा जाता है तो मक्खन निकल आता है, ये अपकेंद्रण है। और इसको वैज्ञानिक तकनीक में काफी यूज किया जाता है चीजों को पृथक करने में। जैसे कोशिका की कोशिका द्रव्य में से अगर हमें कोशिकांग अलग करने तो हम अपकेंद्रण करते हैं, धीरे धीरे घुमाते हैं। जब हम एक अक्ष के चारों जब घुमाया जाता है किसी तरल द्रव को तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है, इसलिए इस तकनीक का नाम सेंट्रीफ्यूगेशन कहा गया। और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पदार्थ अपने घनत्व के आधार पर अलग होते हैं। जिसका घनत्व ज्यादा है
वो थोड़ा सा घुमाने पर ही अलग हो जाता है। जो थोड़े छोटे पदार्थ हैं कम घनत्व, तो उनको थोड़ा और तेजी से घुमाने पर ज्यादा फोर्स से अलग होंगे। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो पदार्थों को अलग करने की एक विधि है। तो इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन से काम किया। इन्होंने क्या किया, ये तो हमें पता ही था आपकी एस टाइप का जीव द्रव्य भी अगर आर टाइप के संवर्धन में मिला दो तो भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो उन्होंने एस टाइप का जीव द्रव्य लिया और उसका अपकेंद्रण किया गया। जब अपकेंद्रण किया तो उन्होंने इससे इसके सारे जैव अणु अलग किए। वो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर इस जीव द्रव्य में कौन सी ऐसी चीज है जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। तो उन्होंने इसका कार्बोहाइड्रेट अलग कर लिया, प्रोटीन अलग कर लिया, डीएनए अलग कर लिया। आरएनए इतना स्पष्ट रूप से अलग नहीं हो पाता, लेकिन 3 तो अलग हुई गए। अब इन्होंने क्या किया, एस टाइप का, देखिए इनका जो पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊं तो इस तरह से उन्होंने काम किया। उन्होंने क्या किया, एस टाइप के बैक्टीरिया का जीव द्रव्य लिया और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डीएनए अलग अलग कर लिए। अब आर टाइप का संवर्धन माध्यम लिया, आर टाइप के कल्चर में एस टाइप का कार्बोहाइड्रेट मिलाया, इसी तरह से एस टाइप का प्रोटीन मिलाया और फिर डीएनए भी मिलाया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने देखा कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलाया था वो तो एस आर टाइप बैक्टीरिया आर ही रहे। कार्बोहाइड्रेट जिस एस टाइप का कार्बोहाइड्रेट जिस परगनली मिलाया गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो आर का आर ही रहा। जिसमें प्रोटीन मिलाया गया उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वो भी आर का आर ही रहा। लेकिन जिसमें डीएनए मिलाया गया, एस टाइप का डीएनए जिसमें मिलाया गया, उस परत नली के बैक्टीरिया आर से किस में बदल गए, एस टाइप में। यानी कि यहां हमें रूपांतरण देखने को मिला। ठीक है, इस बात को और स्पष्ट या प्रमाणित करने के लिए उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने आर टाइप के बैक्टीरिया का डीएनए लिया, ठीक है, और एस टाइप के बैक्टीरिया का डीएनए लिया और इन्होंने इसको आर टाइप के संवर्धन इसमें डाला गया। ठीक है, इसको रखा और यहाँ उन्होंने साथ साथ में क्या करा, एक एंजाइम और मिला दिया, डीएनएज एंजाइम मिलाया। मतलब डीएनए भी मिलाया और डीएनएज एंजाइम। डीएनएज एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए का पाचन कर देता है, डीएनए का पाचन। ठीक है, अब आप देखिए इसमें जब डीएनए के साथ साथ डीएनएज एंजाइम मिलाया गया तो इस परत नली के अंदर आर टाइप बैक्टीरिया आर टाइप ही रहे और कोई एस टाइप का बदलाव नहीं हुआ। अर्थात एस टाइप का डीएनए जब आर टाइप के संवर्धन माध्यम में मिलाते हैं तो आर एस में बदल जाता है। लेकिन डीएनए के साथ अगर डीएनए को पाचित करने वाला, डीएनए का पाचन करने वाला डीएनएज एंजाइम मिला देते हैं तो इसका मतलब इस डीएनएज एंजाइम ने इस डीएनए का पाचन कर दिया तो डीएनए खत्म हो गया और इसलिए आर वाला आर ही रहा, एस में नहीं बदला। डीएनए ऐड कर रहे हो तो आर से एस में बदल रहा है, उस डीएनए को अगर नष्ट कर देते हो तो आर से एस में नहीं बदलाव हो रहा है। तो दो तरफा प्रयोग किया गया और ये साबित करने की कोशिश की गई ये परिवर्तन डीएनए से हो रहा है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलाने से भी ये कार्य नहीं हो रहा है। अच्छा, इन्होंने एक दो काम और किए। इन्होंने और देखिए 2 चीजें ली, आर टाइप का बैक्टीरिया लिया कि आर टाइप के बैक्टीरिया का संवर्धन लिया गया ये, और हमने पढ़ा था कि इसके जीव द्रव्य को भी अगर मिला देते हैं तो आर से एस में बदलाव हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका अगर मैं जीव द्रव्य, सीधा जीव द्रव्य दोनों में मिला दूं, ठीक है, तो जीव द्रव्य मिलाने पर तो यही था ना कि एस टाइप के जीव द्रव्य को मिलाने पर आर वाला एस में बदल जाता है। अब लेकिन हमने इसमें क्या किया, इसके अंदर हमने 2 एंजाइम मिला दिए। एक तो इसके अंदर मिलाया गया राइबोन्यूक्लियेज, ये राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, और इधर जो है प्रोटीएज एंजाइम, ये मिला दिया गया। मतलब जीव द्रव्य भी डाल रहे हो साथ में राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम आरएनए का पाचन करता है और प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब देखा गया कि इन दोनों परत नली में आर से एस में परिवर्तन हुआ। ठीक है, ये प्रयोग तो पहले भी हो चुका था कि जब हम एस टाइप का जीव द्रव्य आर टाइप में मिलाते हैं तो आर वाला एस में बदल जाता है। ठीक है, अब लेकिन जब जीव द्रव्य मिलाने के साथ साथ राइबोन्यूक्लियस भी मिला दिया तो राइबोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, इस जीव द्रव्य में जितने आरएनए हैं उन आरएनए का पाचन कर देगा और आरएनए का पाचन करने के बाद भी आर से एस में बदलाव तो हुआ। इसका मतलब ये बदलाव आरएनए से नहीं हो रहा था क्योंकि आरएनए तो नष्ट कर दिया हमने, और आरएनए नष्ट करने के बाद भी आर से एस में रूपांतरण तो हो ही रहा है। मतलब आरएनए से तो नहीं हो रहा था, किसी और से हो रहा है। ऐसे ही प्रोटीएज मिलाने पर सारे प्रोटीन का पाचन हो गया और प्रोटीन का पाचन करने के बाद भी आर से एस में बदलाव हो रहा है।
अर्थात हम इसके एस टाइप के जीव द्रव्य में से अगर आरएनए हटा दें, प्रोटीन हटा दें, तब भी आर से एस में बदलाव हो जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन के केस में तो दोनों तरफ से काम किया गया, प्रोटीन अलग करके मिलाया तो बदलाव नहीं हुआ, और इधर जीव द्रव्य में से प्रोटीन हटा दिया तो भी आर से एस का बदलना तय रहा। इसका मतलब सीधी सी बात है कि इस पूरे जीव द्रव्य में ये परिवर्तन न तो प्रोटीन से हो रहा है, न आरएनए से हो रहा है, न कार्बोहाइड्रेट से हो रहा है, ये केवल डीएनए से हो रहा है कि जब भी हम डीएनए मिलाते हैं तो आर से एस में बदलाव हो जाता है, और डीएनए को जब नष्ट कर देते हैं तो ये बदलाव नहीं होता। तो इस पूरे प्रयोग में बहुत अच्छे से ये चीज स्पष्ट हुई कि डीएनए से ही ये रूपांतरण हो रहा है। ठीक है, वैसे तो ये चीज बहुत क्लियर थी और इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं, एक बार को तो यहाँ लगभग अब तय हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होना चाहिए। अच्छा, यहाँ एनसीईआरटी में इस डीएनए शब्द से मिलते जुलते दो शब्द लिखे हुए हैं, एक तो होता है डीएनएज और एक होता है डीएनएज। ये दो तरह से लिखा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो डीएनएज होता है ये तो एंजाइम है जो डीएनए का पाचन कर रहा है। डीएनएज का मतलब होता है एक से अधिक डीएनए, मतलब ये डीएनए का बहुवचन है। बहुवचन में क्या करते हैं हम, कई बार एस लगा देते हैं, तो एक से अधिक डीएनए अणु होने पर डीएनएज ऐसे लिखा जाएगा, ए बड़ा आएगा। डीएनएज का मतलब है एक से अधिक डीएनए अणु, बहुवचन है। और एएसी हमेशा एंजाइम के अंत में लिखा जाता है, तो ये तो एंजाइम। ऐसे एनसीईआरटी ने पूछ रखा है कि भैया आप डीएनएज और डीएनएज में अंतर जानते हैं, तो ये अंतर पता होना चाहिए, तो इसके साथ साथ बता दिया। ये पूरा एवरी मैक्लोइडी का एक्सपेरिमेंट था। कुल मिलाकर इनका निष्कर्ष क्या रहा? निष्कर्ष क्या रहा कि जब एस टाइप के डीएनए को आर टाइप के संवर्धन में मिलाया गया तो आर टाइप एस टाइप में बदल गया। ठीक है, किंतु जब डीएनए को डीएनएज एंजाइम द्वारा नष्ट किया गया, ठीक है, तो ये रूपांतरण नहीं हुआ। ठीक है, और साथ साथ में ये रूपांतरण प्रोटीन, आरएनए व कार्बोहाइड्रेट द्वारा भी नहीं हुआ, अतः डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, वैसे तो एवरी मैक्लोइडी मैककार्टी के इस प्रयोग से बहुत कुछ ये स्पष्ट हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, हालांकि इसमें अभी भी कुछ वैज्ञानिकों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा। लोगों का मानना था कि आपने अपकेंद्रण द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए अलग किए। अपकेंद्रण जो ये चीजें अलग करता है, ये अलग करता है अवसादन गुणांक और घनत्व के आधार पर। ठीक है, तो बात ये आ रही कि घनत्व के आधार पर आप तेजी से घुमा के जब इनको अलग करते हैं तो ये कोई शुद्ध रूप में अलग नहीं होते। थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह रहा कि जो आपने इस टाइप के जीव द्रव्य के अपकेंद्रण से कार्बोहाइड्रेट निकाला, डीएनए निकाला, प्रोटीन निकाला, हम ये कैसे मान लें कि ये इतने शुद्ध रूप में ही है? हो सकता है डीएनए के साथ कुछ और चीज भी आ गई हो, उनका घनत्व भी डीएनए जैसा हो, उसने बदल दिया हो। तो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन रहा और इस वजह से एक प्रयोग आगे और हुआ और उस एक्सपेरिमेंट के बाद डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ को लेकर किसी तरह का कोई संदेह नहीं रहा। वैसे तो एवरी मैक्लोइडी के इस प्रयोग में भी लगभग तय हो चुका है, लेकिन एक जरा सा कंफ्यूजन रहा। तो इनके 4-5 साल बाद 1950 में हर्शे और चेज ने ई कोलाई और बैक्टीरियोफेज को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बाद में डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ को लेकर सारे संदेह खत्म हो गए और डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ माना गया। तो हम इसके बाद में अब अगला जो है हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट लेते हैं, जिससे ये फाइनली तय हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने का अंतिम और तीसरा प्रमाण हमें मिलता है हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट से। पहला ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, उन्हीं से ही संबंधित फिर था एवरी मैक्लोइडी मैककार्टी एक्सपेरिमेंट। वैसे तो एवरी मैक्लोइडी मैककार्टी एक्सपेरिमेंट में ये तय हो गया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होना चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ संदेह फिर भी था। विशेष रूप से जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण से जब उन्होंने अलग अलग बायोमोलिक्यूल निकाले और एक एक को चेक किया, तो वहाँ संदेह था कि ये बायोमोलिक्यूल कितने शुद्ध रूप में प्राप्त हुए हैं। इसी वजह से कुछ समय बाद में एक और एक्सपेरिमेंट हर्शे और चेज द्वारा किया गया। हर्शे और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है ये भी साबित किया। हालांकि वो काम कुछ और कर रहे थे, लेकिन उसमें साथ साथ में ये भी साबित हो गया। हर्शे और चेज का ये प्रमाण अंतिम प्रमाण माना जाता है और सर्वमान्य प्रमाण है। इसके बाद हमें किसी और प्रमाण की या जरूरत नहीं है, एविडेंस की, कि हम ये तय करें कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं। इसके बाद ये चीज कंफर्म हो गई। हर्शे और चेज ने 1950 में डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ होने का अंतिम व सर्वमान्य प्रमाण प्रस्तुत किया।
ठीक है, अंतिम एवं सर्वमान्य प्रमाण। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तकनीक का उपयोग किया, रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। मतलब इन्होंने रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी का उपयोग किया और रेडियो एक्टिविटी की वजह से इनके प्रमाण में कोई संदेह नहीं रहा। ठीक है, कोई यहाँ शुद्धता वाली बात ही नहीं है। ठीक है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक का उपयोग। देखिए रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक होती क्या है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक के अंदर हम जीवों में किसी भी प्रकार की उपापचयी क्रियाओं या और भी किसी कार्य का पता लगा सकते हैं। इसमें करते ये हैं कि जीव के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव तत्व प्रवेश करा दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी में फास्फोरस, किसी में सल्फर, कुछ भी कोई भी एक एलिमेंट को रेडियो एक्टिव बना देते हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खास बात क्या होती है कि वो जहां भी होगा वहां से रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलेंगी और उन विकिरणों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनको पता लगा सकते हैं। तो होता ही है, जैसे केल्विन चक्र खोजा गया, क्रैब चक्र खोजा गया और भी कई सारे उपापचयी कार्य हैं जिनकी खोज ऐसी हुई है। उनमें हम किसी एक तत्व को रेडियो एक्टिव कर देते हैं और फिर देखते हैं कि वो तत्व, वो एलिमेंट कहाँ कहाँ गया। ठीक है, जिस जिस मॉलिक्यूल में जा रहा है, कहाँ कहाँ क्या बन रहा है, हमें पता चलता रहता है। तो इस तरह से रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक से हम कोशिका में या शरीर में होने वाले विभिन्न कार्यों को ट्रेस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वहां से रेडिएशन निकलती है तो पता भी आराम से चलता है। यहाँ भी उन्होंने यही किया, इन्होंने दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उपयोग किया है, एक फास्फोरस 32 और एक सल्फर 35। यही दो क्यों लिए गए, क्योंकि कंफ्यूजन प्रोटीन और डीएनए में ही तो था आनुवंशिक पदार्थ को लेकर। अब देखिए फास्फोरस जो होता है वो डीएनए में पाया जाता है, ये एलिमेंट डीएनए में होता है, प्रोटीन में नहीं होता। जबकि सल्फर प्रोटीन में होता है, डीएनए में नहीं होता। अगर आप किसी कोशिका में फास्फोरस को रेडियो एक्टिव बना देते हैं, फास्फोरस 32, तो इसका मतलब उस कोशिका का डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि फास्फोरस डीएनए में भी काम आता है, लेकिन प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगा। अगर हम सल्फर को रेडियो एक्टिव लेते हैं तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव बनेगा, डीएनए सामान्य रहेगा। तो ये दो एलिमेंट लेने के पीछे कारण यही है कि इनसे हमें क्लियर पता चलेगा कि प्रोटीन और डीएनए में से क्या चीज आनुवंशिक पदार्थ होती है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने कार्य किस तरह से किया, किस जीव पर काम किया। हर्शे और चेज ने T2 बैक्टीरियोफेज पर कार्य किया है। ये जीवाणु भोजी कहते हैं, ये वायरस होता है T2 बैक्टीरियोफेज और ये ई कोलाई पर परजीवी वायरस है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज ये वायरस है जो ई कोलाई बैक्टीरिया पर परजीवी होता है। ओके, तो ई कोलाई देखिए कुछ ऐसे वायरस भी हैं जो बैक्टीरिया पर परजीवी हैं और ये अपना जीवन चक्र बैक्टीरिया की मदद से पूरा करते हैं। वायरस तो सारे परजीवी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया पे भी होते हैं, उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। आमतौर पर एक वायरस के अंदर कोई कोशिका नहीं होती, ये हम जानते हैं। वायरस मुख्य रूप से दो ही चीजों का बना है, वो है चारों तरफ प्रोटीन का आवरण और अंदर की तरफ एक न्यूक्लिक अम्ल, जो कि ज्यादातर केस में डीएनए और कभी कभी आरएनए हो सकता है। अब आप देखिए T2 बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें तो T2 बैक्टीरियोफेज के दो ही भाग होते हैं। इसमें दो ही चीजें हैं, एक प्रोटीन का आवरण और दूसरा है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। और इसकी संरचना एक टेडपोल के समान संरचना नजर आती है और ये इस तरह से हेड और टेल वाला, ये जो इसका हिस्सा होता है ये इसका हेड है, शीर्ष वाला पार्ट है, और ये इसका टेल वाला पार्ट कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से हेक्सागोनल हेड होता है, फिर एक लंबी सी टेल और फिर टेल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोटीन का आवरण है और अंदर की तरफ ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इस प्रकार का बैक्टीरियोफेज होता है। समझिए। ठीक है, अब देखिए हर्शे और चेज काम क्या कर रहे थे और कैसे उन्होंने डीएनए आनुवंशिक पदार्थ साबित किया। हर्शे और चेज दरअसल T2 बैक्टीरियोफेज का जीवन चक्र अध्ययन कर रहे थे। और देखिए वायरस के जीवन चक्र दो तरह के होते हैं, एक लाइटिक चक्र और एक लाइसोजेनिक चक्र। लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, ज्यादातर केस में लाइटिक साइकिल होती है। तो ये दरअसल बैक्टीरियोफेज, हर्शे और चेज ने T2 बैक्टीरियोफेज के लाइटिक साइकिल का अध्ययन किया है। अब लाइटिक साइकिल में देखो होता क्या है, मैं आपको संक्षिप्त में पहले ये समझाऊं कि लाइटिक साइकिल होती क्या है। जैसे मान लीजिए ये ई कोलाई बैक्टीरिया मैंने बना रखा और उसमें उसका खुद का डीएनए। अब बैक्टीरियोफेज जो है ये आया और इस पर बैठा, ये इसके जो तंतु होता है टेल फाइबर, इससे ये बैठ जाता है। अब यहाँ बैठने के बाद वो क्या करता है, अपना डीएनए जो है वो कोशिका में प्रविष्ट करा देता है। प्रोटीन का ये आवरण बाहर ही रह गया और डीएनए अंदर डाल दी। अब ये डीएनए कोशिका में जाकर अपनी प्रतिकृति बनाता है, बहुत सारे डीएनए बना देता है। दिख रहे बहुत सारे डीएनए, और साथ साथ में
ये ई कोलाई के खुद के डीएनए को लगभग नष्ट कर देता है और पूरी ई कोलाई कोशिका पर अपना अधिकार कर लेता है। अब ये बहुत सारे डीएनए बन गए। अब ये डीएनए क्या करते हैं, प्रोटीन का आवरण बनाते हैं। डीएनए के अंदर जीन है और जीन में प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं हैं। अब ये प्रोटीन तो बाहर ही रह गया, तो ये जो डीएनए अंदर गया, ये अंदर फिर बहुत सारे ऐसे प्रोटीन के खाली खोल बनाता है। अब देखो कई सारे ऐसे खाली खोल दिख रहे हैं प्रोटीन के, और डीएनए भी दिख रहा है। ये बनने के बाद क्या होता है कि प्रत्येक प्रोटीन की इस खोल में एक एक डीएनए चला जाता है और एक वायरस पूरा बन जाता है। अब जैसे देखो ये बन गया। अब यहाँ पर देखो हर एक प्रोटीन के अंदर क्या हुआ, एक एक डीएनए चला गया, और इस तरह से इस अवस्था पर पूरी कोशिका वायरस से भर जाती है। इतना होने के बाद अंततः ये वायरस कोशिका को तोड़ के बाहर आ जाते हैं और इस तरह से कोशिका फट जाती है और ये सारे वायरस मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देखिए एक वायरस ने संक्रमित किया था इसको और इसने सैकड़ों वायरस पैदा कर दिए। ठीक है, अब ये सारे वायरस फिर किसी नई कोशिका का संक्रमण करेंगे और इनका एक क्रम चलता रहेगा और बहुत ही तीव्र गति से होता है। ये जो पूरा पार्ट है इसको कहते हैं हम लाइटिक साइकिल। ठीक है, आज हमें ये साइकिल पूरी तरह से ज्ञात है कि किस तरह से वायरस अपनी वृद्धि करता है। अब देखिए हर्शे और चेज इसी पर काम कर रहे थे। हर्शे और चेज का मानना था, वो ये जांचना चाह रहे थे कि जब वायरस इस बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो वो अपने शरीर का कौन सा भाग कोशिका के अंदर डालता है। दो ही चीजें उसके पास, प्रोटीन और डीएनए। तो उनके पास तीन विकल्प थे कि या तो वो अपना प्रोटीन कोशिका के अंदर प्रविष्ट कराता है या फिर डीएनए प्रविष्ट कराता है, या क्या पता दोनों ही प्रविष्ट हो जाते हों। और बस वो यही चीज जानना चाह रहे थे कि इस लाइटिक चक्र के दौरान बैक्टीरियोफेज वायरस अपना कौन सा भाग कोशिका में प्रविष्ट कराता है। कारण कि जो भाग कोशिका में जाएगा वही नए वायरस बना रहा है, इसका मतलब वो आनुवंशिक पदार्थ होगा। तो इस लाइटिक चक्र में उनको यही चीज साबित करनी थी कि विच पार्ट गेट एंटर्ड इन द सेल। ठीक है, दोनों जाते हैं, कोई एक जाता है, कौन जाता है, बस ये चीज कंफर्म करनी थी। अब देखो इन्होंने अपना प्रयोग कैसे किया। इन्होंने क्या किया, दो रेडियो एक्टिव तत्व लिए और उन्होंने सबसे पहले रेडियो एक्टिव वायरस बनाए। उन्होंने दो प्रकार के रेडियो एक्टिव वायरस बनाए। ठीक है, एक ऐसा रेडियो एक्टिव वायरस तैयार किया गया जिसके अंदर सल्फर 35 था, अर्थात उसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव था और डीएनए सामान्य था। और एक ऐसा वायरस बनाया गया जिसमें प्रोटीन सामान्य था और डीएनए रेडियो एक्टिव था, उसमें फास्फोरस 32 ले लिया गया। तो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज बनाए गए। अब बैक्टीरियोफेज ऐसे ही नहीं बनते, और सबसे बड़ी बात है वायरस कभी संवर्धन नहीं होता। वायरस अविकल्पी परजीवी है। तो वायरस की जो होस्ट कोशिका है ई कोलाई, पहले उसका संवर्धन करें, उसको रेडियो एक्टिव बनाएंगे, फिर उससे रेडियो एक्टिव वायरस पैदा करेंगे। ठीक है, तो उनके प्रयोग के दो बड़े भाग हैं। पहले भाग में वो रेडियो एक्टिव वायरस तैयार करते हैं। कारण ये देखिए, जब एक बार रेडियो एक्टिव वायरस बन जाएगा उसके बाद हम उसको ई कोलाई से संक्रमित कराकर देखेंगे कि कौन सा भाग कोशिका में गया। अब तो रेडियो एक्टिव और है, तो उससे क्या होगा, अगर रेडियो एक्टिविटी मान लो जैसे उसने फास्फोरस 32 वाले बैक्टीरियोफेज से संक्रमित कराया और अगर रेडियो एक्टिविटी कोशिका के बाहर मिली अर्थात डीएनए बाहर ही रहा, और अगर रेडियो एक्टिविटी अंदर मिली अर्थात डीएनए अंदर चला गया, तो रेडियो एक्टिविटी से जांचना आसान हो गया। तो पहले तो रेडियो एक्टिव वायरस कैसे बनाया गया ये देखें। हमें एनसीईआरटी में रेडियो एक्टिव वायरस बनाने का प्रोसेस नहीं दिया है, उन्होंने सीधे ही मान लिया है कि रेडियो एक्टिव वायरस लिए गए, बट ऐसे कोई प्रकृति में रेडियो एक्टिव वायरस नहीं मिलते, उन्हें तैयार करना पड़ता है। वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। देखिए उनके एक्सपेरिमेंट का पहला भाग देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने रेडियो एक्टिव T2 बैक्टीरियोफेज विकसित किए। कैसे किए, देखिए दो समानांतर एक्सपेरिमेंट किए गए। उन्होंने दो परख नलियों में ई कोलाई का संवर्धन माध्यम लिया। ठीक है, एक में सल्फर 35 और एक में फास्फोरस 32 डाला गया। संवर्धन माध्यम में देखिए आवश्यक सारे पोषक तत्व होते हैं, तो सल्फर भी होगा, फास्फोरस भी होगा। अब इस वाले माध्यम में जानबूझकर जो सल्फर था उसे रेडियो एक्टिव बना दिया गया, तो रेडियो एक्टिव सल्फर ले लिया गया। रेडियो एक्टिव सल्फर युक्त बाकी सारा माध्यम वही है, केवल सल्फर रेडियो एक्टिव है, इधर फास्फोरस रेडियो एक्टिव। इसमें उन्होंने ई कोलाई को डाला और उसका संवर्धन करते रहे। लगातार कई पीढ़ियों तक ई कोलाई का संवर्धन, पीढ़ियों से मतलब है बैक्टीरिया तो 20 मिनट में 1 से 2 हो जाते हैं, तो एक पीढ़ी हो गई, अगले 20 मिनट में दूसरी पीढ़ी, तो कोई बहुत ज्यादा समय नहीं, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू कुछ दिन तक लगातार इसमें ई कोलाई का संवर्धन करते रहे। इससे हुआ क्या, देखिए आपने जो ई कोलाई डाला
वो तो था नॉन रेडियो एक्टिव सामान्य इकोलाई, ये तो जरा सा था। अब ये इकोलाई अंदर जाकर के फिर 1 से 2 इकोलाई, 2 से 4 इकोलाई हुए। तो जब 1 से 2, 2 से 4 हुए तो नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो तो संवर्धन माध्यम से ही तो ली जाएगी। तो कोशिका बनने में फास्फोरस भी चाहिएगा, कोशिका बनने में तो सल्फर भी चाहिएगा। तो यहाँ जो बैक्टीरिया वृद्धि कर रहे हैं, इनको जब जब सल्फर की जरूरत पड़ रही है तो वो माध्यम से ले रहे हैं और वो सारा सल्फर रेडियो एक्टिव जा रहा है। तो कई पीढ़ियों तक वृद्धि करने पर धीरे धीरे इन बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर प्रविष्ट हो गया। तो कोशिका में जहां भी सल्फर लग रहा है सब जगह रेडियो एक्टिव है। तो ये बात तो तय है कि प्रोटीन में भी रेडियो एक्टिव आएगा, अमीनो एसिड में आएगा, इन्हीं अमीनो एसिड से तो प्रोटीन बनेगा। इधर फास्फोरस 32 लेगा बैक्टीरिया, तो जहां जहां फास्फोरस लग रहा है कोशिका में सब जगह रेडियो एक्टिव फास्फोरस। और सब जगह से तो मतलब नहीं, लेकिन फास्फोरस डीएनए में जरूर जाएगा, उधर सल्फर प्रोटीन में जरूर होगा, तो ये भी रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। तो आप देखिए कई पीढ़ियों तक वृद्धि करने के बाद क्या हुआ, सारे इकोलाई के अमीनो एसिड या प्रोटीन में सल्फर 35 चला गया धीरे धीरे। और इसमें देखिए सारे इकोलाई के न्यूक्लियोटाइड और डीएनए के अंदर फास्फोरस 32 चला गया। अब इस संवर्धन माध्यम में इकोलाई है, लेकिन इन इकोलाई की खास बात क्या है, इस संवर्धन माध्यम के इकोलाई में रेडियो एक्टिव सल्फर है और इनमें इनके इस इकोलाई के अंदर फास्फोरस 32 रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। अब इन्होंने पहले तो क्या बनाया, ये रेडियो एक्टिव इकोलाई बनाए गए। अब रेडियो एक्टिव इकोलाई बनाने के बाद इसी संवर्धन में अब बैक्टीरियोफेज डाल दिया, थोड़े से T2 बैक्टीरियोफेज दोनों में मिला दिए गए। अब बैक्टीरियोफेज तो जरा सा डाला, यहाँ बहुत सारे इकोलाई हैं। इकोलाई क्या है, बैक्टीरियोफेज के लिए तो परपोषी है, तो बैक्टीरियोफेज को तो मजा आ गया, इतने सारी कोशिकाएं हैं बैक्टीरिया की, तो उसने तुरंत संक्रमण शुरू किया और इस बैक्टीरियोफेज ने इन इकोलाई के अंदर गया, वो जैसे मैंने लाइटिक चक्र बताया, और अपनी वृद्धि करने लगा और खूब सारे वायरस बनने लगे। अब इनको भी काफी समय तक वृद्धि कराएगी, तो इनको भी कई पीढ़ियों तक संवर्धन किया। अब ये इकोलाई के अंदर ये वायरस जो है अपना संख्या बढ़ा रहा है, लाइटिक चक्र चल रहा है इसके अंदर। तो देखिए जो आपने वायरस डाला वो तो थोड़ा सा था और उसमें प्रोटीन और डीएनए दोनों सामान्य थे, बट जब इसके अंदर डाला गया, अब ये वायरस जैसे इकोलाई का संक्रमण कर रहा है अंदर जाकर के। ये जब नया वायरस बनता है तो सारे पदार्थ किसके लेता है, इकोलाई की तो लेगा, कोशिका की तो लेगा। अब इसकी कोशिका के अंदर तो सल्फर 35 है, जब वो कोशिका का सल्फर लेगा और अपना प्रोटीन बनाएगा तो उसके प्रोटीन में भी तो रेडियो एक्टिव सल्फर चला गया। इधर क्या होगा, यहाँ भी जब वायरस ग्रो करेगा बैक्टीरिया के अंदर तो ये फास्फोरस जब लेगा अपने डीएनए बनाने के लिए तो ये रेडियो एक्टिव फास्फोरस जाएगा। अर्थात काफी समय तक इसमें संवर्धन करने के बाद एक बात तय है कि इसके अंदर रेडियो एक्टिव इकोलाई तो है ही हैं, साथ में बैक्टीरियोफेज भी रेडियो एक्टिव बन जाएंगे। तो कई पीढ़ियों का मतलब है इनकी तो जल्दी जल्दी चक्र चलते हैं, ये तो फटाफट कई सारे चक्र। उससे क्या हो जाएगा, यहाँ सारे T2 बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन में सल्फर 35 आ जाएगा। इकोलाई तो इसमें है ही, अब रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज भी आ गया और इधर सारे T2 बैक्टीरियोफेज के डीएनए में, यहाँ डीएनए में फास्फोरस रेडियो एक्टिव, यहाँ प्रोटीन में सल्फर रेडियो एक्टिव। तो इस तरह से इन परकनलियों के अंदर अब हमारे पास रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज हैं। अब ये रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज कैसे होंगे, मैंने एक एक डायग्राम बना के दिखाया कि मैं अगर इसमें से एक बैक्टीरियोफेज को बनाऊं तो ये कैसा दिखेगा। आप देखिए ये मैंने प्रोटीन का आवरण बनाया है और प्रोटीन के आवरण में सल्फर 35 है, तो ये रेडियो एक्टिव है और डीएनए इसमें सामान्य है। इस वाले में प्रोटीन सामान्य है और डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। समझ में आई बात। इस तरह से दो प्रकार के रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज बने। तो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज बनाने का तरीका क्या रहा, पहले इकोलाई को रेडियो एक्टिव माध्यम में सतत रूप से वृद्धि की गई। जब इकोलाई रेडियो एक्टिव हो गए तब उसमें रेडियो बैक्टीरियोफेज डाल दिया गया। अब उसकी भी सतत रूप से इकोलाई के साथ साथ वृद्धि कराई गई, तो अब जो नए बैक्टीरियोफेज बने उनमें रेडियो एक्टिविटी आने लगी और इस प्रकार से दो प्रकार के रेडियो एक्टिव वायरस तैयार हो गए। ये था उनके एक्सपेरिमेंट का पहला भाग। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब उसके बाद उनका पूरा एक्सपेरिमेंट 3 सामान्य स्टेप में था। अगला काम क्या था, उन्होंने रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज बनाने के बाद 3 स्टेप में पूरा एक्सपेरिमेंट संपन्न किया गया। 3 स्टेप कौन कौन सी हैं, सबसे पहला इन्फेक्शन, फिर ब्लेंडिंग और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन संक्रमण। अब जैसा इन्होंने कैसे क्या किया, फिर से दो इकोलाई के संवर्धन लिए गए, 2 परखनलियां ली। सामान्य जो इकोलाई का संवर्धन माध्यम होता, कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं, ठीक है,
उस माध्यम में इकोलाई डाल के अच्छे से इकोलाई का वृद्धि करा लिया, सामान्य इकोलाई है। तो इकोलाई संवर्धन है ये, नॉन रेडियो एक्टिव, और ये भी वही है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, वो जो पिछली ट्यूब थी ये, इसमें से थोड़ा सा द्रव लिया और क्या करा गया, इसमें लाके डाल दिया। बैक्टीरियोफेज को आंखों से नहीं दिख रहे, उस परक नली से थोड़ा सा लिक्विड लेके इसमें डाल दिया, तो उस लिक्विड के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर वाला बैक्टीरियोफेज आएगा, इधर वाले में रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला। तो इसमें सल्फर 35 युक्त बैक्टीरियोफेज को डाल दिया गया, इसमें फास्फोरस 32 वाले बैक्टीरियोफेज को मिला दिया। ठीक है, ये अंदर गया तो होगा क्या, मैंने एक कोशिका बनाकर ये दिखाने की कोशिश की है। ये जैसे एक इकोलाई सेल है, ये मैं इसी का पार्ट बता रहा हूँ कि इसके अंदर इस परक नली में क्या चल रहा होगा कि एक कोशिका है ये इकोलाई, सामान्य इकोलाई। अब ये बैक्टीरियोफेज जब डाले तो बैक्टीरियोफेज अपना लाइटिक चक्र शुरू करेगा, तो ये इसको जाके संक्रमित करेगा। तो देखिए बैक्टीरियोफेज आके बैठा, अब मैंने लाल रंग से जो बनाया इसका मतलब है रेडियो एक्टिव है प्रोटीन, और अंदर डीएनए हरा है वो नॉन रेडियो एक्टिव है। इधर क्या कर दिया, इधर ये वाला जो बैक्टीरियोफेज होगा इसमें प्रोटीन नॉन रेडियो एक्टिव है, डीएनए रेडियो एक्टिव है, दो तरह के। तो ये अब देखो कोशिका को संक्रमित कर रहे हैं। तो जैसे इसके अंदर बैक्टीरियोफेज डाला तो संक्रमण तो अपने आप होना ही होना है, तो इसमें हमें कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना। संक्रमण के बाद अगला काम है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग समझिएगा, ब्लेंडिंग जैसे घरों में आजकल किचन में भी ब्लेंडर होते हैं, हैंड ब्लेंडर भी होते हैं, जो हाथ से रख करके ग्लास में आप उसको किसी भी चीज को अच्छे से मिक्स करने के लिए ब्लेंडिंग की जाती है, अच्छे से हिलाया जाता है, यूं कहें मिक्स किया जाता है। ब्लेंडर होते हैं, ब्लेंडर से मिक्स करते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया, जैसे मिक्सर ग्राइंडर ब्लेंडर होते हैं वही चीज है। अब इन्होंने क्या किया, ये जानते थे कि बैक्टीरियोफेज जाकर के बैक्टीरिया पर चिपक जाएगा। ठीक है, अब उसका चाहे एक भाग जाए चाहे दोनों जाए, लेकिन वो बैक्टीरिया पर चिपका तो है। अगर उसका एक ही भाग गया होगा तो एक भाग बाहर होगा। तो उन्होंने क्या किया, इनको अलग कर रहे हैं ताकि हमें मालूम चले कौन अंदर गया कौन बाहर रह गया। तो ये दोनों अभी देखो बैक्टीरियोफेज ये चिपके हुए हैं। अब क्या हुआ, डीएनए तो इसने अंदर डाल दिया, तो आज हम जानते हैं। अब इसमें ब्लेंडिंग की गई, तो ब्लेंडिंग करने से इकोलाई एवं प्रोटीन आवरण अलग अलग हो गए। ये चिपके हुए थे, आप इसको तेजी से अच्छे से घुमा रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये चीज परक नली के अंदर हो रही है, हमें दिखेगी नहीं आंखों से। अब देखो डीएनए तो अंदर आ गया और प्रोटीन का आवरण इससे अलग हो गया, लेकिन ये दोनों चीजें रहेगी इसी परक नली के अंदर। तो इसी परक नली में कोशिकाएं भी हैं और ये प्रोटीन के खाली खोल जो बच गए ये भी अंदर ही तैर रहे हैं। अब ये सब इस तरल द्रव में हमें दिख नहीं रहे। ब्लेंडिंग के बाद अगला काम क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये 3 स्टेप में कार्य किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन वही आपके अंदर किसी भी तरल द्रव को एक अक्ष के चारों ओर तेजी से घुमाना, जिससे कि उसके अंदर जितना भी जो भारी भाग है वो धीरे धीरे तल में इकट्ठा हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन इसी आधार पर काम करता है। तो जब इस टेस्ट ट्यूब का सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो क्या होगा, सारी कोशिकाएं तो भारी होंगी, बाकी प्रोटीन का खोल है और तरल द्रव है, तो कोशिकाएं जो भारी होती घुमाने की वजह से सारी कोशिकाएं नीचे एक पैलेट के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। देखिए कोशिकाओं का एक नीचे डेंस पैलेट बन गया और बाकी सारा तरल द्रव ऊपर आ गया, जिसको हम छनित्र कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद कोशिकाएं इकोलाई की एक समूह में यहाँ पर नीचे मिल जाती हैं और ऊपर के इस लिक्विड को सुपरनेटेंट लिक्विड या छनित्र कहते हैं। दोनों में हमें ये चीज आई, ये सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद अब यह जांचा जाएगा कि रेडियोधर्मिता कहां से आ रही है। इस पहले वाले प्रयोग में देखा गया कि जो छनित्र, जो ये ऊपर का तरल द्रव है, इसके अंदर से हमें सल्फर 35 की रेडियो एक्टिविटी मिल रही है। सल्फर 35 की रेडियो एक्टिविटी इस छनित्र, इस तरल द्रव में प्राप्त हुई। और जो पैलेट कोशिकाएं हैं इकोलाई, वो किसी प्रकार की रेडियोधर्मिता शो नहीं करती, वो सामान्य। इससे क्या पता चला, अगर सल्फर 35 की रेडियोधर्मिता लिक्विड में आ रही है और कोशिकाएं जो नीचे इकट्ठी हुई है उसमें कोई रेडियोधर्मिता नहीं है, तो सल्फर 35 की रेडियो एक्टिविटी किस में थी, प्रोटीन के आवरण में। इसका मतलब प्रोटीन का आवरण कोशिका के अंदर नहीं गया, बाहर रह गया, और जो बाहर रहा वही तरल द्रव में आ रहा है। जो कोशिका में चला गया वो तो कोशिका के साथ है, और कोशिका में अगर रेडियो एक्टिविटी नहीं है मतलब यहाँ पर प्रोटीन बाहर रहा, डीएनए अंदर गया। यही बात दूसरे एक्सपेरिमेंट में और ज्यादा साबित होती है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में किस प्रकार से साबित होगी, ठीक है, इसके अंदर आप देखिए क्या रहेगा। इसके अंदर जो सुपरनेटेंट लिक्विड देखा गया छनित्र, इसमें किसी प्रकार की कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। इस दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो पैलेट कोशिकाएं हैं उनके अंदर हमें फास्फोरस 32 की रेडियो एक्टिविटी प्राप्त हुई,
पैलेट कहते हैं गोली जैसी संरचना को। ये ई कोलाई का समूह है और इसमें अगर फास्फोरस की रेडियोएक्टिविटी आ रही है, और फास्फोरस किसमें था, डीएनए में, जिसका मतलब वायरस का डीएनए जो है वो ई कोलाई सेल के अंदर गया और प्रोटीन बाहर रह गया। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में प्रोटीन रेडियोएक्टिव था, डीएनए सामान्य था, इसलिए हमें रेडियोएक्टिविटी तरल द्रव में मिली, कोशिका में नहीं मिली। दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में डीएनए रेडियोएक्टिव था, प्रोटीन सामान्य था, और आप देखिए हमें यहाँ क्षणिक तरल द्रव में कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं मिली और रेडियोएक्टिविटी हमें कोशिकाओं में मिली। तो दोनों ही प्रयोग से एक बात स्पष्ट है कि इस लाइटिक चक्र में बैक्टीरियोफेज अपने डीएनए को कोशिका में प्रविष्ट कराता है, प्रोटीन बाहर ही रह जाता है। और चूंकि डीएनए ही कोशिका में जाकर फिर नए वायरस बना रहा है, अर्थात डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इसमें किसी प्रकार का किसी को संदेह नहीं रहा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी और विकिरणें जो हैं ऐसे ही नहीं निकलती हर कहीं से। ठीक है, तो इनका जो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या रहा कि दोनों ही प्रयोगों में ये स्पष्ट हो रहा है कि T2 बैक्टीरियोफेज की लाइटिक साइकिल में प्रोटीन आवरण बाहर रह जाता है और केवल डीएनए ही कोशिका में प्रवेश करता है। प्रोटीन आवरण बाहर रह गया क्यों? क्योंकि सल्फर 35 की रेडियोधर्मिता छनित्र में प्राप्त हुई, और ये अंदर क्यों गया? फास्फोरस 32 की रेडियोएक्टिविटी पैलेट या कोशिकाओं में प्राप्त हुई। ठीक है, एवं डीएनए ही कोशिका में जाकर, इसका डीएनए सेल में जा रहा है और डीएनए ही कोशिका में जाकर नए बैक्टीरियोफेज का निर्माण कर रहा है, अर्थात डीएनए ही जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है। तो इस तरह से डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होना चाहिए, ये बात स्पष्ट होती है। ये था हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट। वैसे एवरी मैक्लोइडी के एक्सपेरिमेंट में भी हमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है यही पता चला, और फिर हर्शे और चेज ने इस बात पर और मोहर लगा दी और ये अंतिम सर्वमान्य प्रमाण माना जाता है। कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो प्रोसेस है हर्शे और चेज का, पहले ध्यान रखना उन्होंने रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक काम में ली, सल्फर 35 और फास्फोरस 32 लिया। यही दो क्यों लिए? क्योंकि सल्फर और फास्फोरस, प्रोटीन में सल्फर है तो फास्फोरस नहीं है, और डीएनए में फास्फोरस है तो प्रोटीन नहीं है। अब उन्होंने सबसे पहले रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज तैयार किए दो प्रकार के, एक में सल्फर 35 जो कि उसके प्रोटीन में रहा, और एक में फास्फोरस 32 जो कि उसके डीएनए में रहा। रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज तैयार करने से पहले उन्हें रेडियो एक्टिव ई कोलाई बनाने पड़े, और फिर उस ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज की वृद्धि कराकर रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज बनाए गए। फिर इन रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज को सामान्य ई कोलाई में संक्रमण कराया गया। ठीक है, संक्रमण कराने के बाद उनको ब्लेंडिंग की गई ताकि ई कोलाई और बैक्टीरिया अलग अलग हो सकें, और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया जिससे सारी कोशिकाएं नीचे तल में इकट्ठी हो गई। हमने देखा कि जिस बैक्टीरियोफेज के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर था उसकी रेडियोधर्मिता कोशिका में न आकर तरल द्रव में आ रही है, और जिसमें फास्फोरस 32 था उसकी रेडियो एक्टिविटी हमें कोशिका में मिल रही है, तरल द्रव में नहीं मिल रही है, जिससे साफ जाहिर है कि डीएनए कोशिका के अंदर प्रविष्ट हुआ, प्रोटीन बाहर ही रह गया। तो ये कुल मिलाकर डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के 3 अलग अलग प्रायोगिक प्रमाण थे। ठीक है, तीनों एक्सपेरिमेंट को ध्यान रखना है। आनुवंशिक पदार्थ के क्या गुणधर्म, क्या प्रॉपर्टीज हैं ये बताई थी, और उसी प्रॉपर्टीज के आधार पर कैसे डीएनए आनुवंशिक पदार्थ साबित हुआ, ये तीनों एक्सपेरिमेंट पता होने चाहिए। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी में इससे पहले मैंने जब आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया था तो उस टाइम भी न्यूक्लिक एसिड के समय भी मैंने आपको एनसीईआरटी बताई थी। और देखिए न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और डीएनए की पैकेजिंग, यहाँ तक का पार्ट में बता रहा था, पेज नंबर 109 और ये 110, यहाँ तक पैकेजिंग समाप्त होती। उसके बाद में फिर आनुवंशिक पदार्थ की खोज शुरू होती है, और आनुवंशिक ये पेज नंबर 110 पर है, आप बिल्कुल अपने एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर शुरुआत से वही लिखा हुआ है कि किस तरह से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए खोजा गया। फिर ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है 1928 का। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है वही स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को लेकर चूहे में एस प्रकार, आर प्रकार, ये सारा है, आराम से आप पढ़ सकते हैं उसके अंदर। फिर अगले पेज पर भी ग्रिफिथ का ही एक्सपेरिमेंट है, देखिए। ठीक है, ताप से मृत किया हुआ एस टाइप, और उसके बाद ताप से मृत और आर दोनों को मिक्स करके डाला गया, इस तरह से पूरा। और यहाँ ग्रिफिथ के बारे में, ग्रिफिथ का एक एक्सपेरिमेंट संक्षिप्त में दे रखा है। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद उनके जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस की रासायनिक प्रकृति बताई थी 3 वैज्ञानिक, एवरी, मैक्लॉइड, मैककार्टी का ये एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन अब के अंदर से सबको अलग करके और फिर एक एक को ट्रांसफर करके देखा, ये इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख रखा है। एवरी मैक्लॉइड के बारे में ये पढ़ लीजिएगा, 111 पेज। फिर 112 पेज पर आएंगे तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। अब ये अंतिम प्रमाण है जो भी हमने पढ़ा, हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट 1952 का, 1950 से 1952 के दौरान हुआ ये। ठीक है, और
यहाँ पर वही है, देखो ये पूरा एक डायग्राम से समझाया गया है। ये एक रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज है जिसमें बाहर सल्फर 35 मतलब प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, इसमें डीएनए रेडियो एक्टिव है, उन्हीं को लाल रंग से दिखा रखा है। इसको भी कोशिका में ट्रांसफर किया। इनमें वही तीन है, संक्रमण, अनावरण और अपकेंद्रण, मतलब इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रिफिकेशन। ठीक है, तो पहले तो देखो ये दोनों बैक्टीरिया को संक्रमित किया, फिर उसके बाद में अनावरण, वही ब्लेंडिंग में देखो डीएनए अंदर रह गए, प्रोटीन कोट अलग हो गए। उसके बाद सेंट्रिफिकेशन किया गया, ये इन्होंने पूरा डायग्राम नहीं बताया, बस यहाँ पर लिख दिया कि कोशिकाओं में विकिरणों का पता नहीं लगा, विकिरणों का पता जो है क्षणित्र में लगा है। ठीक है, और यहाँ कोशिकाओं में विकिरणों का पता लगा है। इस तरह से इन्होंने बहुत संक्षिप्त में दिखा रखा है हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद थोड़ा बहुत उनका निष्कर्ष लिख रखा है। तो यहाँ तक ये पेज नंबर 113 तक ये सारे के सारे आनुवंशिक पदार्थ के तीनों प्रमाण दिए हैं, और उसके बाद आनुवंशिक पदार्थ के गुण और डीएनए और आरएनए की तुलना दी है कि एक आनुवंशिक पदार्थ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो यहाँ दे रखी है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पेज नंबर 113 तक। ठीक है, एनसीईआरटी भी साथ साथ पढ़ते जाएं। जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े हैं वही एनसीईआरटी ने भी लिखे हैं, हालांकि एनसीईआरटी में चीजें जो हैं बहुत संक्षिप्त रूप में लिखी हैं, इसलिए पूरे पहले ढंग से एक्सपेरिमेंट समझ में आना चाहिए, फिर आप पढ़ेंगे तो आसानी से हो जाए। तो ये था आनुवंशिक पदार्थों की खोज, यानी कि डीएनए किस प्रकार से आनुवंशिक पदार्थ है, ये कैसे तय हुआ और कैसे पता चला, इससे संबंध में 3 एक्सपेरिमेंट। ओके, थैंक यू।